वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंतर्गत आपको जो मेनली कक्षा 10 में पढ़ना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हो या एल्गोरिदम हो, इसे बढ़िया से समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत, जिससे हमने कक्षा 9 में बाकायदे पढ़ाया भी है। लेकिन आइए इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी जानकारी फटाफट लेते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत आता है नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जाता है उन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। अब सब कल्पना करिए कैसे गिनेंगे। सिंपली 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 up to 1। We represent it by the symbol of कैपिटल N। इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप पर आता है होल नंबर्स। व्हाट आर द होल नंबर्स? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर दें तो प्राप्त होने वाला समूह होल नंबर का समूह कहलाता है, और इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी रख दिया जाए तो प्राप्त होने वाला समूह प्राकृतिक संख्याओं होल नंबर पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। यहाँ पर सबसे छोटी होल नंबर 0 है और सबसे बड़ी होल नंबर कैन नॉट फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ। अब इसके बाद आइए जानें इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या है। प्राकृतिक संख्याओं शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान का जो पूरा समूह होता है उस समूह को इंटीजर्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स। इसे Z या I से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 एटसेट्रा। अब यहाँ पर भी आप बता सकते हैं, देखकर बता सकते हैं, सबसे छोटी जो पूर्णांक है वो ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़े पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। टाइप ऑफ अगर इंटीजर्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट टाइप पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। सेकंड -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर्स। थर्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 0 -1 -2 -3 -4। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। अबाउट 0, अगर 0 की बात की जाए तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ना तो 0 धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक। अब आइए जानें प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हों। ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हों, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 1 से बड़ी हो, पूर्ण संख्या हो। तीसरी कंडीशन जो केवल और केवल 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, बिकॉज 1 से बड़ी होनी चाहिए। 2 3 5 7 11 एटसेट्रा। कंपोजिट नंबर्स 1 से बड़ी वे पूर्ण संख्याएं
जो स्वयं से विभाजित हो, केवल 1 से विभाजित हो, इसके अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा। तो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वह है 4 और सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर कैन नॉट फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर प्राइम नंबर में आप देखेंगे तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है और सबसे बड़ी प्राइम नंबर ज्ञात नहीं कर सकते। अब आइए जानें प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बाद को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य को प्राइम, ध्यान से समझिएगा। सह अभाज्य, सह का मतलब होता है पेयर, युग्म, जोड़ा। तो दो पूर्ण संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिनका HCF 1 होता है, या दूसरी तरह से आप समझिए इसको, दो पूर्ण संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिन्हें एक के अलावा कोई दूसरी संख्या दोनों की दोनों को पूर्णतया विभाजित ना कर सके। जैसे 2, 5। 2, 5 में आप देख लीजिए, 2 और 5 में 2, 5 ऐसी संख्याएं हैं, ऐसा युग्म है कि एक के अलावा दोनों की दोनों अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं। 4 और 7, 4 और 7, 4 और 7 की बात करें तो एक के अलावा ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। 9 और 10, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है या इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एक ऐसा युग्म जिनका HCF 1 होता है या 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होती जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दें, इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम्स की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, 1 जो होता है यह सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सह अभाज्य है। चाहे आप 1 2 लिख दें, 1 3 लिख दें, 1 5 लिख दें, 1 7 लिख दें, 1 9 लिख दें, तो एक जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ को प्राइम है। सेकंड थिंग, को प्राइम नंबर का जो पेयर होता है दोनों की दोनों अभाज्य हो सकती हैं, दोनों की दोनों भाज्य हो सकती हैं। आप देख लीजिए, दोनों की दोनों भाज्य हो सकती हैं, दोनों की दोनों अभाज्य हो सकती हैं, एक भाज्य और एक अभाज्य हो सकती है, एक भाज्य और एक अभाज्य हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप इसी में आता है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव आपस में सह अभाज्य होती हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव आपस में सह अभाज्य होती हैं। जैसे हमने लिखा 99 और 100 क्रमागत दो संख्याएं, एक के अलावा ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो आपने देखा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद आइए जानें रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। नंबर्स परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं या शून्य भी हो सकती है। दूसरी शर्त यह है q का मान p अपॉन q में q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर q का मान शून्य होता है तो संख्या नॉन डिफाइन हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल 2/3 -
7/5, 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि आप 0 को लिख सकते हैं 0/1 या 0/2, 0/3, 0/ एनी नेचुरल नंबर या एनी नंबर्स आप कह सकते हैं। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए बस। क्या 22/7 एक रेशनल नंबर है? हाँ, 22/7 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि यह P/Q के फॉर्म में है। इसी तरह से अगर बात करें क्या 0.29 एक रेशनल नंबर है, तो 0.29 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि आप इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से परसेंट भी एक रेशनल नंबर है। अब आइए जानें रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स तो सिंपल सी बात है कि जो रेशनल ना हो वो इरेशनल है, मीन्स जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा। क्योंकि √2 की जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, इसका तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √4 की वैल्यू पॉइंट के 1-2 डिजिट तक लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल वी कांट डिफाइन। दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं ये हम लोग उसे परिभाषित नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। इसी तरह से इसके उदाहरण में इरेशनल में आता है पाई। क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को भी हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई है क्या? पाई किसी वृत्त के व्यास और परिधि का एक अनुपात है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय के बाद अब आइए जानें व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर पढ़ना है तो लेमा हो या एल्गोरिदम हो, इसका रिलेशन HCF से है क्योंकि इसके अंतर्गत HCF ही पढ़ना है हमें। तो HCF क्या होता है पहले उसे जानें। अब HCF व्हाट इज द HCF? HCF को का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट इज द फैक्टर? फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं फैक्टर कहलाते हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं उन्हें फैक्टर कहते हैं। जैसे 6 की बात करें तो 6 को कौन कौन विभाजित कर देगा? जो जो संख्याएं 6 को विभाजित कर देंगी वे सब फैक्टर कहलाएंगी। तो 6 को विभाजित करेगा कौन? 1 से विभाजित हो जाएगा, 2, 3 एंड 6। इसी तरह बात करें 18 की कि 18 का फैक्टर कौन होगा? तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इसी तरह से जो जो आप देख रहे हैं उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। जो संख्याएं दी गई संख्या को विभाजित कर देंगी उन संख्याओं को हम फैक्टर कहेंगे। तो 6 के जो फैक्टर हुए 1, 2, 3 एंड 6। 18 का अगर फैक्टर देखें 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18।
अब कुछ प्रॉपर्टी होती है फैक्टर की कि सब किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो होता है 1, और किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वह संख्या स्वयं होती है। मीन्स यहाँ आप देखें 6 का छोटा फैक्टर 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर 6 है। 18 का सबसे छोटा फैक्टर 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर 18 है। इसी तरह से अगर बात करें कि 100 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फैक्टर बताइए, तो 100 का सबसे छोटा फैक्टर हो जाएगा 1 और सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा 100। अब फैक्टर को आपने जाना, तो फैक्टर के बाद आइए जानते हैं व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को कॉमन फैक्टर कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब देखें, अगर बात करें 6 और 18 का फैक्टर, तो ये रहे सब फैक्टर, ये सब रहे फैक्टर। अब बात करें अगर कॉमन फैक्टर की, तो 1, 6 एंड 18 का जो कॉमन फैक्टर है वह है कौन कौन। एक तो 1 है, 2 भी मैच कर रहा है, 2 भी है कॉमन फैक्टर, और 3 भी कॉमन फैक्टर है, और ये रहा 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर। 1, 2, 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर। फैक्टर एंड द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर के बाद जाने HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से, समझिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से सबसे बड़े गुणनखंड को HCF कहते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन फैक्टर 6 और 18 का जो कॉमन फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6। तो ये रहा HCF। 6 और 18 का HCF क्या हुआ? 6। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये रहा HCF। HCF के बाद आइए जाने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। What is the Euclid division lemma? यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानने से पहले जानेंगे हम लोग लेमा क्या है, डिवीजन लेमा क्या है, तब जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड तो एक मैथमेटिशियन का नाम है जिनकी यादगार में इस थ्योरम को रखा गया है। अब लेमा क्या है? लेमा is a proven statement. Lemma is a proven statement which used to prove the other statement. लेमा एक स्वयं सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करने में मदद लेते हैं। What is the lemma? Lemma is a proven statement which we use to prove other statement. अब ये इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है, ये आइए जाने। स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है वह है इफ a and b are two positive integers and where a is greater than b. If a and b are positive integers and
A is greater than B, then Q and R two numbers exist. Then Q and R two numbers exist where A, B, Q and R in a relation of divisor, dividend, quotient and remainder. A equal BQ plus R. This is the statement of the Euclid division lemma. A and B are positive integers, then Q and R exist two numbers where A, B, Q and R in related A equal BQ plus R, where जहाँ R is greater or equal 0, R का मान शून्य के बराबर हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, बट लेस देन B, किंतु B से छोटा होगा. सेकेंड थिंग, what is the A, what is the B, what is the Q and what is the R? Then A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. This is the statement of Euclid division lemma. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा सुनने में हो सकता है नया महसूस हो रहा हो, नया लग रहा हो, किंतु ये और कुछ नहीं है. यह भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में एक सीधा सा रिलेशन है, एक संबंध है. यहाँ पर a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है. a में b से भाग देते हैं. जब a में b से भाग देते हैं तो भागफल q आता है और शेषफल r आता है. बस और आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल. बस यही लेमा था. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद आइए जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है. तो अगर इसको ध्यान से देखें तो तीन शब्द यूक्लिड डिवीजन और एल्गोरिदम से मिलकर बना है. एल्गोरिदम का जो अर्थ है, इसका अर्थ है चरण, स्टेप. किसी कार्य को करने में हम किस किस चरण का प्रयोग करते हैं, इसी का अंग्रेजी में नाम है एल्गोरिदम. सपोज दैट आपसे चाय के लिए कहा जाए, चाय बनाना है, तो आप आग का प्रबंध करेंगे, पानी का प्रबंध करेंगे, दूध का प्रबंध करेंगे, चीनी, चाय की पत्ती का प्रबंध करेंगे और इसे वन बाय वन करके यूज करके आप चाय का निर्माण करेंगे. इसी तरह से डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, चूंकि इस स्टेप का प्रयोग, इस चरण का प्रयोग हम भाग में करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डिवीजन एल्गोरिदम. अब यूक्लिड कौन है? यूक्लिड इज ए मैथमेटिशियन हु इन्वेंटेड दिस एल्गोरिदम. यूक्लिड जो हैं एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस एल्गोरिदम की खोज की, अतः इनके यादगार में इनका नाम याद रहे, तो इसीलिए इस एल्गोरिदम के साथ इनके नाम को जोड़ दिया गया. अब जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का अंग्रेजी में क्या परिभाषा होती है. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव अस प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बहुत ही सुपरिभाषित तरीके का एक स्टेप है, चरण है, जो किसी समस्या को सॉल्व करने में प्रयोग की जाती है. अब इस एल्गोरिदम का प्रयोग हम किस समस्या को सॉल्व करने में करते हैं, ये प्रश्न उठता है. तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस स्टेप का प्रयोग हम डिवीजन में करते हैं. अब कैसा डिवीजन? डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच HCF को फाइंड करते हैं.
अब HCF को फाइंड करने में क्या क्या स्टेप अपनाए जाते हैं, आइए उन स्टेप को जानते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, सपोज दैट C and D are two positive integers। सपोज C and D दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वेयर C is greater than D, then we apply यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन C and D। अगर दो संख्याएं C और D हैं तो C और D के बीच हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, अर्थात बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। When we divided C by the D, then two numbers which will be unique, Q and R, who exist such that C equal D Q plus का R, where R is greater or equal to 0 but less than D। जहाँ पर रिमाइंडर R का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा किंतु D से छोटा होगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, यदि R का मान 0 हुआ तो D, C और D का HCF होगा। आपने क्या जाना, इफ R is 0 then D will be the HCF of C and D। if R equal 0 then D is HCF of C and D। बट स्टेप नंबर 3, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यदि R का मान 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे। यदि R का मान 0 नहीं हुआ, if R is not equal 0 then we will again apply Euclid division lemma till the R is not equal to 0। हम अगेन एंड अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते जाएंगे जब तक कि R का मान 0 न हो जाए। if R is not equal 0 till then again use Euclid division lemma until R is not equal to 0। जब तक कि R का मान 0 ना हो जाए, R is not equal to 0। ओके।